अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो टॉपिक है इस पर हम बात करने लगे हैं, इसका नाम है बोन हैबर साइकिल। बोन हैबर साइकिल बेसिकली डेवलप किया दो साइंटिस्ट ने, और दोनों जर्मन साइंटिस्ट थे। एक जर्मन फिजिस्ट मैक्स बोर्न एंड जर्मन केमिस्ट फ्रिट्ज हैबर। बोर्न हैबर साइकिल यूज़ किस लिए किया जाता है? यूज़ किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए लेटिस एनर्जीज, किन की? बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स की। बेसिकली आयोनिक कंपाउंड्स की लेटिस एनर्जी फाइंड करने के लिए बोर्न हैबर साइकिल को यूज़ किया जाता है। लाइक M प्लस एक्स माइनस मीन्स आयोनिक कंपाउंड मेटल, और कोई हैलोजन जैसे के फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम ब्रोमाइड एक्सेट्रा। ये सब आयोनिक कंपाउंड है। इनकी लेटिस एनर्जी को फाइंड करने के लिए बोर्न हैबर साइकिल यूज़ किया जाता है। स्टेटमेंट क्या है जी बोर्न हैबर साइकिल की? बोर्न हैबर साइकिल स्टेट्स दैट द सम ऑफ ऑल द एंथैल्पी चेंज इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। बेसिकली ये हेसेस लॉ की एप्लीकेशन है। बोर्न हैबर साइकिल इट इज़ अ स्पेशल एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ। इसके अकॉर्डिंग, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिएक्शन है, वो एक स्टेप में हो रहा है, तो उसकी जो एनर्जी होगी हीट ऑफ फॉर्मेशन, वो जो एक स्टेप की होगी वो इक्वल होगी इसके मल्टीपल स्टेप के सम के। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रिएक्शन एक स्टेप में भी लिख देते हैं हम, लेकिन ये वाला रिएक्शन एक्चुअली में मल्टीपल स्टेप्स में हुआ है, एक स्टेप में नहीं हुआ है। पहले ये कन्वर्ट हुआ बी में, उसके बाद ये सी में, उसके बाद डी में। तो जो यहाँ पर इस स्टेप में जो एनर्जी चेंज आएगा वो डेल्टा H1 डेल्टा H2, इधर चेंज आया डेल्टा H3। अब जो फॉर्मेशन है ए से डी की एक स्टेप की एनर्जी, वो इन तीनों स्टेप्स के सम के इक्वल होगा। डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3। तो ओवरऑल जो चेंज इन एनर्जी है इन दोनों में, उसका जो सम आया वो ज़ीरो है। चेंज इन एनर्जी ज़ीरो ही रही है, कोई चेंज नहीं है। मतलब ये बेसिकली इन स्टेप्स में जो एनर्जी का चेंज है उनके सम के इक्वल ही है। ठीक है, चाहे एक स्टेप में हो कोई रिएक्शन या 3 4 या जितने मर्जी स्टेप में हो, उनका सम जो होगा, वो जो वन स्टेप में एनर्जी का चेंज होगा उनके इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, बोर्न हैबर साइकिल की तरफ जाने से पहले दो टर्म्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसको डिफ़ाइन करेंगे। एक हीट ऑफ फॉर्मेशन है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है जी? द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन प्योर एंड स्टेबल स्टेट। मतलब हमारे पास सोडियम जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है सॉलिड फॉर्म में और क्लोरीन गैसियस फॉर्म में। तो हमने इनको क्या किया, रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास सॉलिड सोडियम क्लोराइड मिल गया। ये इस में जो एनर्जी का जो चेंज आया है उसे हम कहते हैं फॉर्मेशन। डेल्टा H0F हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वो हमारे पास कितनी आई है? -411 किलो जूल पर मोल। मतलब इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हुई है सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन में। 1 मोल सोडियम क्लोराइड सॉलिड की फॉर्मेशन में 411 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ हुई है। अब यहाँ पर ये प्योर फॉर्म में थे हमारे पास, ठीक है, प्योर फॉर्म में स्टेबल स्टेट में थे जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। ये हमने कैलोरी मीटर से एक्चुअली में एनर्जी फाइंड कर ली है, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल। अब बात करते हैं लेटिस एनर्जी की। देखो, लेटिस एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज
when 1 mole of ionic compound is formed from its gaseous ions। यहाँ पर बात हो रही है कि जो यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड जो बन रहा है गैशियस आइंस से बन रहा है। जो लैटिस एनर्जी और फॉर्मेशन में फ़र्क यही है कि वहाँ पर क्या था, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो थी वो एलिमेंट्स यानी कि जिस प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एलिमेंट्स उन्हीं को आपस में रिएक्ट करवाया और हमारे पास सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड बना। वो जो चेंज आया एनर्जी का वो हमने डायरेक्ट कैलोरीमीटर से फाइंड कर लिया। बट लैटिस एनर्जी में क्या है, गैशियस आइंस आपस में जब कंबाइन होंगे उस दौरान उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और लैटिस एनर्जी हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बीच में कहीं एक स्टेप आएगा फॉर्मेशन में, क्योंकि वो रिएक्शन हमारा मल्टीपल स्टेप में हुआ, तो ये बीच में ही एक स्टेप आएगा लैटिस एनर्जी फाइंड करने के लिए। तो ये वहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे हेस लॉ से या बोर्न-हैबर साइकिल से। So lattice energy of compound cannot be determined directly by experiments. It can be determined indirectly by means of an energy cycle because an ionic compound is thought to be formed in a series of steps। क्योंकि ये multiple steps में हुआ है तो हमने उसमें से एक स्टेप जहाँ पर लैटिस एनर्जी का चेंज आएगा वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो हियर वी कम टू द बोर्न-हैबर साइकिल। अभी आपके सामने है सोडियम सॉलिड स्टेट में जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करता है, उसको सबसे पहले हमने कन्वर्ट किया है गैशियस स्टेट के अंदर, एक एटम में कन्वर्ट किया, गैशियस एटम के अंदर कन्वर्ट किया। तो उसमें जो एनर्जी का चेंज आया वो हमारे पास डेल्टा एच नॉट ए टी, इंथॉल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी कहेंगे और दूसरे से हम इंथॉल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी कह सकते हैं, सब्लिमेशन और इंथॉल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आ गई। अब ये गैशियस एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसको हमने आयन बनाना है। तो जो आयन बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाने के लिए हमें जो एनर्जी इसको देनी पड़ेगी वो होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। सो यहाँ से यहाँ गैशियस स्टेट से गैशियस स्टेट पॉजिटिव आयन बनाने के लिए जो एनर्जी थी उसको स्टैंडर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कह दिया। ये जो ऊपर नॉट आपको दिख रहा है स्टैंडर्ड के लिए यूज़ किया गया। स्टैंडर्ड कंडीशंस आपको बता दूं मैं, जो स्टैंडर्ड कंडीशन होती हैं उसमें टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस लिया गया है और प्रेशर 1 एटीएम। मतलब ये सारी वैल्यूज़ जो हैं इन प्रेशर, इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर कैलकुलेट की गई हैं, यानी कि इन कंडीशन पर, स्टैंडर्ड कंडीशन पर कैलकुलेट की गई हैं। तो ये नोट उस स्टैंडर्ड को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमने इसको गैशियस आयन में कन्वर्ट कर लिया है। दूसरा, यहाँ पर क्लोरीन गैस थी, ये एक्चुअली में ऊपर बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है सोडियम क्लोराइड की। अब क्लोराइन जो है इसको भी यहाँ पर हमने एक एटम गैशियस एटम में कन्वर्ट करना है, तो इसको भी डेल्टा एच नॉट ए टी इंथॉल्पी ऑफ एटोमाइजेशन यहाँ पर इसने एब्जॉर्ब की। तो इसने यहाँ से यहाँ पर आने के लिए जो एनर्जी एब्जॉर्ब की वो उसकी इंथॉल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है। अगेन अब इसको भी हमने आयन बनाना है, लेकिन इसको हमने नेगेटिव आयन बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पर यूज़ होनी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो क्लोरीन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है या कोई भी एटम गैशियस एटम इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, तो वो वहाँ पर उस एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो डेल्टा एच नॉट ई ए इस स्टेप में आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर दोनों वो आयन बन गए हैं जो लैटिस एनर्जी में हमने डिफ़ाइन किए थे, क्लोराइड नेगेटिव और सोडियम पॉजिटिव। ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे और एक आयोनिक कंपाउंड 1 मोल हमारे पास बना देंगे। इस प्रोसेस के दौरान जो हमारे पास एनर्जी चेंज आता है, दिस इज़ लैटिस एनर्जी, यही हमने कैलकुलेट करनी है इस प्रोसेस में। ओके, अब ना ये स्टेप वाइज जितने भी स्टेप हुए उनको यहाँ पर डिटेल डिस्कस कर लेते हैं कि उनमें हर स्टेप में क्या क्या कितना एनर्जी का चेंज आया किस स्टेप में।
अब फर्स्ट स्टेप में जो एनर्जी का चेंज आया सोडियम सॉलिड से सोडियम गैशियस यानी कि एटोमाइजेशन एनर्जी या सब्लिमेशन, हीट ऑफ इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो एक्चुअली में ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इस प्रोसेस में, तो इसने प्लस 107 किलो जूल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब की। दूसरा स्टेप में क्या हुआ, सोडियम उसी सोडियम गैशियस एटम से इलेक्ट्रॉन हमने निकालना है, तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी जो इसने एब्जॉर्ब की है वो है 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर लिया। थर्ड स्टेप में क्लोरीन आता है, तो क्लोरीन गैशियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो प्रोवाइड की है, क्योंकि ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो इसमें भी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, सो वो 121 किलो जूल पर मोल एनर्जी यहाँ पर इसने एब्जॉर्ब कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ स्टेप है इसका, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी आई है वो नेगेटिव में है। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब भी हम गैशियस एटम में ऐड करते हैं तो उसकी जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव में होती है, इट मीन्स एनर्जी वहाँ पर रिलीज़ होती है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी भी सेम एटम की हमेशा एनर्जी वहाँ पर रिलीज़ होती है, तो यहाँ पर एनर्जी नेगेटिव में है क्योंकि एनर्जी रिलीज़ हुई है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप जो है इसका फिफ्थ स्टेप है, उसी में हमने लेटिस एनर्जी का बताना है। सोडियम गैशियस एटम और क्लोरीन नेगेटिव गैशियस एटम आपस में कंबाइन हुए और उन्हें 1 मोल सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल लैटिस यहाँ पर बनाई है, और वो हमारे पास लैटिस एनर्जी यहाँ पर है वही हमने कैलकुलेट करनी है। अब वो कैलकुलेट करेंगे हम कैसे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम हेस लॉ, और वो हेस लॉ क्या है कि जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो इन सब स्टेप्स के क्या है सम के इक्वल होगी। ये जो सारे स्टेप हैं, मैं क्या करता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए हर एक को इसका नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पहला स्टेप है ना, तो मैं इसको डेल्टा H1 नॉट कह देता हूँ, ये इसकी एनर्जी को मैं डेल्टा H2 नॉट कह दिया, और थर्ड स्टेप में इसकी एनर्जी को डेल्टा H3 नॉट कह दिया, और इस एनर्जी को मैंने डेल्टा H4 नॉट कह दिया, और ये लास्ट लेटिस एनर्जी को मैं नाम दे रहा हूँ डेल्टा H5 नॉट। ये जस्ट इसको तरतीब दे दिया है, जस्ट सिंपलिसिटी के लिए, आसानी के लिए मैंने ऐसा किया। अब मैं क्या करूँगा, वो जो डेल्टा HF नॉट है वो इन सब के इन सब स्टेप की इंथैल्पी के चेंज इन इंथैल्पी के इक्वल आ जाएगा। तो हमने लिख दिया और सारी एनर्जीज़ को पुट किया। अच्छा, ये जो डेल्टा H0 F है ये हमने कैलकुलेट किया था शुरू में, बताया फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, उसमें जो एनर्जी रिलीज़ हुई थी वो -411 थी। ये वहाँ से मैंने पुट कर दिया इधर, और इधर डेल्टा H01 जो है वो 108 है, डेल्टा H02 ये 108 कौन सी है, जो एटोमाइजेशन थी सोडियम की, हीट ऑफ सब्लिमेशन या इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन या इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इस तरीके से उसके क्या कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की, और ये हमारे पास 121 क्लोरीन की एटोमाइजेशन आ गई, और ये उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आ गई क्लोरीन की, और ये डेल्टा H5 नॉट ये हमने फाइंड करनी है। दिस इज़ द लेटेस्ट एनर्जी एक्चुअली। अब क्या करना है, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, इन तीनों को आपने सम कर लिया, सम इसका आया 725, 725 को माइनस कर दिया 349 से, और प्लस डेल्टा H5 नॉट आ गया। अब इसको इसमें से माइनस किया तो हमारे पास 376 आया। आपने क्या करना है, ये चीज़ फाइंड करनी है, तो इसको यहीं रहने दो और ये वाली एनर्जी को उठाकर यहाँ पर ले गए हम, तो डेल्टा H05 हो जाएगा -411 -376। इन दोनों का आपने नेगेटिव नेगेटिव आपस में प्लस होते हैं, तो हमारे पास इसका जो आंसर आया है सम होकर साइन नेगेटिव ही होगा, लेकिन इन दोनों का आंसर बनेगा -787 किलो जूल पर मोल इसकी एनर्जी आ गई। सो दिस इज़ दी लैटिस एनर्जी। अच्छा, यही वो लैटिस एनर्जी अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो ये हमारे पास -411 हो जाएगा दोनों तरफ, तो यहाँ पर भी एनर्जी चेंज ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हेस लॉ एप्लीकेबल है। देखो यहाँ पर -787 इसको मैं यहाँ पुट कर दूँ तो ये आपस में माइनस होके आंसर यही आएगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, चेंज कोई नहीं रहेगा। ठीक है, बॉन्ड हैबर साइकिल में हमने यहाँ पर आयनिक कंपाउंड की सोडियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी फाइंड कर ली है, जो कि हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड थिंग थी यहाँ पर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, बॉन्ड हैबर साइकिल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।